students, this is our lecture number 1 of class 12th computer science. सबसे पहले चैप्टर्स को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है, कितने यूनिट पढ़ने हैं और किस यूनिट से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो बेसिकली आप लोग को यहाँ पे 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितने पढ़ने हैं? 5। तो देखते हैं कौन कौन सा यूनिट है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका यूनिट नंबर, चलिए हम आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बता देते हैं। यूनिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे यूनिट का नेम, यूनिट नेम और किस यूनिट से आपको कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, ठीक है। जो कि इससे आपको टोटल जो क्वेश्चंस कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो आपको 30 मार्क्स से क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर से आपको टोटल 16 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल। डेटाबेस एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या है। इससे आपको टोटल 8 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 4th यूनिट है वो है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा से भी आपको 8 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो 5th यूनिट है वो है आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। इससे भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब टोटल आपके यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स से आपके क्वेश्चन आते हैं? 70 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चंस आता है, ठीक है। जिसमें 30 मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा जिस यूनिट से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका डेटा स्ट्रक्चर जो कि 2nd यूनिट है, जिससे 16 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल, जिससे 8 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है बूलियन अलजेब्रा, जिससे 8 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। एंड कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, जिससे कि 8 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया कितने यूनिट है, तो टोटल 5 यूनिट है और ये मार्क्स मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन से यूनिट है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिट है वो हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, ठीक है, जो भी। और उसमें हम लोग को जो सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज C++ रिवीजन टूर, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है, यूनिट 1 में चैप्टर 1 हम लोग पढ़े, ठीक है। यूनिट 1 है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ में बहुत सारे चैप्टर्स हैं।
तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 1 और उस चैप्टर का नाम है C++ रिवीजन टूर। अब ये C++ रिवीजन टूर क्या है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आप लोग जो क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे C++ हमारा क्या होता है ना। तो आप लोग क्लास 11th में जो पढ़े हो C++ में, तो इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें बेसिकली हम लोग वही एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। मतलब सभी कुछ जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं C++ में, वो हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन C++ का। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है आपका, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका, C++ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन C++ का। अब C++ का इंट्रोडक्शन है, तो अभी देखिए आप लोग सभी को पता होगा कि C++ क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आए हो C++ हमारा क्या है ना। तो चलिए कोई नहीं, ये तो हमारा रिवीजन चैप्टर ही है, तो हम लोग इसको पूरे अच्छे से डिटेल में हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, जो क्लास 11 में ठीक से नहीं भी पढ़े हैं C++ ध्यान नहीं दिए हैं क्लास में, तो वो लोग भी अच्छे से यहाँ पे सीख जाइए कि C++ हमारा क्या है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि C++ क्या है। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा होता है एक मशीन होता है। ठीक है, मतलब इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आप लोग डेफिनेशन सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब कंप्यूटर एक हमारा मशीन है जो कि बहुत सारे काम को करता है। ठीक है, और ये हमारा काम को आसान बनाता है। अब जो कोई मशीन है, तो मशीन तो अपने से कोई काम नहीं करता है, हम लोग को मशीन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है किसी भी काम को करवाने के लिए। तो जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर मान लीजिए ये हमारे कंप्यूटर है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हमारा क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक हमारा क्या है, इट इज़ अ मशीन। अब ये जो कंप्यूटर मशीन है, इसको जब कोई हमको टास्क कराना पड़ेगा, कोई काम कराना पड़ता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। किसी भी काम को कराने के लिए कंप्यूटर को हम जब कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तब वो मशीन हमारा क्या करेगा, कंप्यूटर हमारा काम करेगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो इंस्ट्रक्शन कोई एक प्रोग्रामर होता है। ये एक प्रोग्रामर है मान लीजिए, या कोई भी यूजर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका होता है, प्रोग्रामर का होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे प्रोग्राम दे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। और जो प्रोग्राम हमारा होता है, जब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कंप्यूटर को काम कराने के लिए, तो वो किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो उस लैंग्वेज में लिखने के लिए, मतलब जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में लिखने के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए एक प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस प्रोग्राम को लिखता है। और जो उस प्रोग्राम को लिखता है वो प्रोग्रामर कहलाता है, और जिस लैंग्वेज में लिखता है वो लैंग्वेज हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, वो लैंग्वेज हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है, किसी भी मशीन को काम कराने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग को कुछ कोड लिखना पड़ेगा। जो कोड हम लोग लिखते हैं, मतलब कि कुछ प्रोग्राम्स लिखना पड़ता है। तो वो प्रोग्राम्स जो होता है वो कौन लिखता है, एक प्रोग्रामर लिखता है। और प्रोग्रामर जो होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन लिख रहा है, मतलब जो प्रोग्राम लिख रहा है, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखता है उस प्रोग्राम को, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, और वही कुछ जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में,
तो उसी लैंग्वेज में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारा कौन सा लैंग्वेज है, C++, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो C++ क्या है, हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन लिख रहा है, एक प्रोग्रामर लिख रहा है। ठीक है, अब प्रोग्राम हमारे क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसी काम को कराने के लिए हम लोग को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कंप्यूटर को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। और प्रोग्राम जो लिखता है वो कौन लिखता है, एक प्रोग्रामर लिखता है। और प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज में लिखता है, जो लैंग्वेज यूज होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें से एक लैंग्वेज हमारा क्या है, C++। उसी तरह और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे कि C# है आपका, जावा है, पाइथन है, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो हमारा क्या है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया क्या है। ठीक है, तो अब C++ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले तो हम लोग जान गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मतलब C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आप जान गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि C++ एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये कैसे आया। ठीक है, ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसने बनाया, कैसे आया, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको कौन क्रिएट किया था, तो इट वाज क्रिएटेड बाय जार्नेस स्ट्रप। जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप, बहुत लोग इसको बजारने भी पढ़ते हैं, जार्न ऐसे जार्न स्ट्रॉस्ट्रप या फिर जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। ठीक है, STROUSTRUP स्ट्रॉस्ट्रप। ठीक है, तो इट वाज क्रिएटेड बाय, किसने बनाया था C++ को, तो C++ वाज क्रिएटेड बाय, या फिर वैसे लिख देते हैं, C++ वाज क्रिएटेड बाय जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। कब बनाया था, तो 1980s में इसको बनाया गया था AT&T बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो C++ वाज क्रिएटेड बाय जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप इन AT&T बेल लैब्स। ठीक है, AT&T बेल लैब्स भी लिख सकते हैं, या फिर लेबोरेटरीज भी। ठीक है, लेबोरेटरीज। ठीक है, it was C++ was created by Jarn Stroustrup in at AT&T Bell Laboratories in 1980s। 1980s में C++ को जार्न स्ट्रॉस्ट्रप ने बनाया था। ठीक है, अब ये C++ जो है, ये जो लैंग्वेज है, डायरेक्टली इसका नाम C++ नहीं रखाया था। जब इसको क्रिएट किया गया था, जब जार्न स्ट्रॉस्ट्रप ने C++ बनाया था, तो उस समय इसका नाम C++ नहीं था। पहले इसको हम लोग बोलते थे C विथ क्लासेस कहा जाता था इसको। किसको, C++ लैंग्वेज जो है हमारा, C++ को जार्न स्ट्रॉस्ट्रप ने AT&T बेल लेबोरेटरीज में 1980s में बनाया। ठीक है, लेकिन पहले इसका नाम C++ नहीं हुआ करता था, इसको हम लोग बोलते थे C विथ क्लासेस। अब ये C विथ क्लासेस क्यों कहलाता था, तो C भी एक क्या है, हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C लैंग्वेज आपने सुना होगा, C ये भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, C भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो C लैंग्वेज है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि पहले
बहुत यूज़ किया जाता था, सी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थे कब? 1970s में। 1970s में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ते गया तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई, ठीक है। हमारा जो हम जो प्रोग्राम्स थे उसको मैनेज करना हमारे लिए क्या हो गया, थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगा। मतलब प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कंप्यूटेशनल टास्क बढ़ गए, तो प्रोग्राम्स को मैनेज करना, मतलब लार्ज प्रोग्राम्स को बेसिकली मैनेज करना डिफ़िकल्ट होने लगा। तो जब डिफ़िकल्टी आई तो हमारे पास एक लैंग्वेज हुआ करता था जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, दैट इज सिमुला 67। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऊप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊप बोलते हैं, ठीक है। सिमुला 67 दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि बहुत यूज़ किया जाता था, बहुत मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में सी में कुछ लिमिटेशंस हो गए। लिमिटेशंस कहने का मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम था कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कोड को मैनेज करना डिफ़िकल्टीज आने लगी। तो अब उसमें क्या किया गया, तो सी को क्या किया गया, थोड़ा इन्हांस किया गया सी लैंग्वेज को। तो इसमें जो है कुछ फीचर्स जो सिमुला 67 जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, तो सी में क्या किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आपका जो ऊप लैंग्वेज है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया। तो ऊप में क्या था कॉन्सेप्ट, क्लासेस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, क्लासेस थे। ऊप लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसका कॉन्सेप्ट है आपका, क्लासेस का। तो यहाँ पे इसी वजह से इसका नाम रखा गया सी विथ क्लासेस। सी विथ क्लासेस क्यों रखा गया, क्योंकि सिमुला 67 से क्लासेस का कॉन्सेप्ट लिया गया और सी लैंग्वेज हमारा तो सी में ही हम लोग ने ऊप का कॉन्सेप्ट को ऐड किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को ऐड किया, इसीलिए इसका नाम सी विथ क्लासेस रखा गया, ठीक है। बाद में इसका नाम को हमारे पास एक ऑपरेटर होते हैं जो कि हमारे होते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर, आपने नाम सुना होगा। सी के आगे ये प्लस प्लस ऑपरेटर को लगा दिया गया जो कि क्या है आपके सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो कि आपके सी लैंग्वेज में ये प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो बाद में पहले तो इसका नाम सी विथ क्लासेस था, बाद में सी के आगे प्लस प्लस साइन लगा दिया गया जो कि एक सी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। जिसको यहाँ पे रिक मैसेटी नाम के आपके एक जैसे जर्नेस स्ट्रॉस्ट्रप है उसी तरह से रिक मैकेटी थे जिन्होंने क्या किया, प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया किसके आगे, सी के आगे। तो बाद में इसका नाम क्या रखा गया, सी प्लस प्लस हो गया। पहले इसको हम लोग सी विथ क्लासेस बोला करते थे, बाद में इसको सी प्लस प्लस बोला गया, ठीक है। तो जो नेम सी प्लस प्लस जो होता है वॉज गिवन बाय रिक मैसेटी। सी प्लस प्लस नेम किसके द्वारा दिया गया, नेम C++ name was given by Rick Masciti, MASCI not E, Rick मैसेटी, ठीक है, रिक मैसेटी। सी प्लस प्लस नेम वॉज गिवन बाय रिक मैसेटी। रिक मैसेटी के बाद ने उसको प्लस प्लस ऑपरेटर का नाम इसका क्या रखा, सी प्लस प्लस, ठीक है। प्लस प्लस जो है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ करता था आपके सी लैंग्वेज में, ठीक है। सी लैंग्वेज में क्या 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 हुआ करता था, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया क्या है C++ क्या है, तो C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जो कि AT एंड टी बेल लेबोरेटरीज में 1980s में बनाया गया था। किसके द्वारा? जार्निक स्ट्रोस्टप के द्वारा। ठीक है, पहले इसका नाम सी विथ क्लासेस हुआ करता था। ठीक है, जो सी विथ क्लासेस क्यों बोला जाता था? क्योंकि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था पहले, जो कि जिसमें कुछ जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करता था। और उसमें बाद में क्या हुआ, जब कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, कंप्यूटेशनल टास्क हमारे बढ़े, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जैसे नीड बढ़ता गया, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था इसमें कुछ लिमिटेशंस होने के कारण कोड को मैनेज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो हमारे पास एक लैंग्वेज हुआ करता था जो कि पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, दैट इज़ सिमुला 67। सिमुला 67 का से कॉन्सेप्ट लिया गया, ऊप्स का मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया। तो इसमें हम लोग क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सिमुला 67 से क्लासेस को लिया और उसके आगे लगा दिया, इसको नाम इसलिए रख दिया गया सी विथ क्लासेस रख दिया गया। तो इसमें सी में ही आगे इसको इन्हांस करके इसका नाम सी विथ क्लासेस हुआ। बाद में सी प्लस प्लस, फिर इसके आगे एक प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया गया, जो कि सी में एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, जो कि रिक मैसेटी ने उसका नाम रखा सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि सी प्लस प्लस क्या है। तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें आपने ये याद रखना है कि किसने इसको बनाया। ठीक है, जार्निक स्ट्रोस्टप। कब? 1980s में। कहाँ? AT एंड टी बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का। अब यहाँ पे अब हम लोग कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या सी प्लस प्लस में जो आपका लैंग्वेज है, आप लोगों ने सुना होगा, आप जो आप प्रोग्राम्स बनाए होंगे, आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा अगर, तो उसमें आपने जिस कंपाइलर पे काम किया होगा वो है हमारा टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में, इसी में आपने प्रोग्राम को रन किया होगा। अब क्या है कि हर एक प्रोग्राम का कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि किस तरीका होता है किस तरह से प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को जब लिखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कुछ हम लोग कैरेक्टर सेट्स का यूज़ करते हैं, कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो वो सब अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। देखिए, जो टर्बो सी प्लस प्लस है, ये और भी बहुत सारे आपके कंपाइलर आते हैं। ठीक है, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस है ये, इसमें आपको ज़्यादा कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, अच्छे से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग आप इसमें प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। किस में? टर्बो सी प्लस प्लस में। ठीक है, अब हमारा क्या है? सी प्लस प्लस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। अब ये कैरेक्टर सेट क्या होता है? तो कैरेक्टर सेट, इसका चलिए डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर सेट is a set of valid characters that a language can recognize, that a language can recognize। ठीक है, कैरेक्टर सेट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। देखिए, चलिए एग्जाम्पल से देख समझते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा होता है, मान लेते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी हम लोग को लिखना है तो उसके लिए हमको कुछ कैरेक्टर्स चाहिए।
तो हम लोग कैसे लिखते हैं, A to Z कैपिटल लेटर्स या फिर A to Z हमारा स्मॉल लेटर्स वगैरह रहता है, ठीक है। उसी तरह कुछ इसमें जैसे फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह, कुछ पंक्चुएशंस वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इस लैंग्वेज को जब हम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं वो एक सेंटेंस बन जाता है। और उस सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सेंटेंस हमारे कैसे हम चेक करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ग्रामर होता है, ठीक है। हम ग्रामर जानते हैं तो कि किस तरीक़ा से सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। उसी तरह C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके पास भी कुछ वैलिड कैरेक्टर सेट है जो कि वो लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो वो क्या क्या समझता है इसको हम लोग देखते हैं। मतलब कि जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हर एक चीज़ को नहीं समझेगा कि आप कुछ भी लिख दिए वो समझ गया और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, नहीं। उसके लिए हमारे पास कुछ वैलिड कैरेक्टर सेट होते हैं जिसको वो लैंग्वेज समझता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो अब देखते हैं कि वैलिड कैरेक्टर सेट्स कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहला जो ये है हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे पहला जो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या समझता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो लेटर्स हमारे जो है कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z ये समझता है ये लैंग्वेज हमारा, ठीक है। चलिए ऐसे बना देते हैं। क्या क्या समझता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या चीज़ को समझता है, तो लेटर्स को समझता है। कौन कौन से लेटर्स, A to Z, कैपिटल A to Z हम यूज़ कर सकते हैं एंड स्मॉल A to Z लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिजिट्स या फिर जिसको नंबर्स भी बोल रहे हैं ना। तो हमारे जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं 0 से 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल सिंबल्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स। कुछ स्पेशल सिंबल्स को समझता है, जैसे कि हमारा हो गया आप बोल सकते हैं कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर आपके ब्रैकेट हो गए, कर्ली ब्रेसेस हो गए, इक्वल टू, हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, अंडरस्कोर, परसेंट, etc। और भी बहुत सारे जो कैरेक्टर सेट्स है, ठीक है। तो जो ये सब कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, जिसको और भी कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, उन सभी को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही साथ वाइट स्पेसेस जैसे ब्लैंक स्पेस वगैरह हो गए। नेक्स्ट है हमारा वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस में जैसे ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, टैब, वाइट स्पेसेस या स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ स्पेशल सिंबल्स वगैरह हो गए। साथ ही साथ आपके कुछ वाइट स्पेसेस वगैरह हो गए, जिसको क्या है आपका C++ लैंग्वेज समझता है, आपके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है कुछ अदर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे अदर कैरेक्टर्स। चलिए यहाँ पे 5th पॉइंट क्या लिखता है, अदर कैरेक्टर्स। जो हमारा ASCII होता है ना, एनी ऑफ द 256 ASCII कैरेक्टर, कोई भी जो ASCII में हमारा एनी ऑफ दी, चलिए यहाँ लिख देते हैं, एनी ऑफ दी 256 ASCII कैरेक्टर्स, ठीक है। 5th हमारा क्या है, अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर्स में क्या हो गया हमारे, एनी ऑफ दी 256 ASCII कैरेक्टर्स, कोई भी 256 ASCII कैरेक्टर्स जो जितने भी हमारे होते हैं वो सभी को
ये हमारा लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो C++ कैरेक्टर सेट समझ में आ क्या है? तो C++ कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, जो लैंग्वेज जिसको समझता है। जैसे कि हमारे कुछ लेटर्स हो गए तो वो कैपिटल A to Z को समझ में उसको आएगा, स्मॉल A to Z में लिखेंगे तो वो भी समझ में आएगा। डिजिट्स हमारे हो गए जैसे 0 से 9, ठीक है। कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, आपके ब्रैकेट हो गए, ब्रेसेस हो गए, ठीक है, इक्वल टू हो गए, हैश हो गए, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, फिर आपके अंडरस्कोर, परसेंटेज, और भी जो सिंबल्स वगैरह कुछ होते हैं वो सभी सिंबल्स को, जो स्पेशल सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सब सिंबल्स को भी ये कैरेक्टर सेट आपका रिकॉग्नाइज, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। कुछ वाइट स्पेसेस हो गए जैसे ब्लैंक स्पेसेस हो गए, आपके हॉरिजॉन्टल टैब हो गए, न्यू लाइन हो गए, कैरेज रिटर्न वगैरह हो गए, ये सभी आपके ये लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही साथ कुछ अदर कैरेक्टर्स, मतलब जितने भी आपके कैरेक्टर्स, मतलब टोटल 256 ASCII कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं उसको भी ये आपका लैंग्वेज कंपाइलर आपका समझता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर में आपका इस यूनिट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि C++ क्या है, और साथ ही साथ C++ कैरेक्टर सेट आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के आगे की वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।